एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं और इसमें अपन ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके प्रत्येक उदाहरण को, प्रत्येक सवाल को, प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर चुके हो। चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ है, वो भी लगभग अपना अंतिम स्टेज के ऊपर है और इसमें आज अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, जो है विभवमापी के अनुप्रयोग। यानी विभवमापी जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ लिया जाता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो विभवमापी के बारे में अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल को या किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को 100% प्योरिटी के साथ मेज़र करता है, मापता है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि विभवमापी के द्वारा एक सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उपयोग है कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अपन इससे पहले पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो भी सेल होता है उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसे अपन स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आज विभवमापी का उपयोग करके एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू अपन यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर विभवमापी है वो विभवांतर मापने के काम आता है। ये इसका एक उपयोग हो गया। और दूसरा इसका आज जो उपयोग है वो आप पढ़ेंगे कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है इसकी सहायता से। तो दो इसके उपयोग हैं वो आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। धीरे धीरे अपन आगे इस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे तो और भी कई सारी भौतिक राशियां हैं जिनको अपन विभवमापी के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो वो भी अपन समझते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेज है ये आपका प्रैक्टिकल उद्देश्य भी है, एक पूरा 10 नंबर का प्रयोग भी है। और ज़्यादातर जो प्रयोगशालाएं होती हैं सबके अंदर ये विभवमापी का जो उपयोग है वो यूज किया जाता है। यानी ये जो प्रैक्टिकल है वो डेफिनेटली आपको 100% अपनी लैब के अंदर मिलेगा। और एक बैच अगर 10 बच्चों का बैच है तो लगभग 2 बच्चों को ये जो प्रैक्टिकल है वो दिया जाता है। तो बहुत उपयोगी है, थ्योरी की दृष्टि से भी है और प्रैक्टिकल के लिए तो अपन तुलना ही नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से इसका सिद्धांत लिखा जाता है, किस तरीके से इसके फॉर्मूले निकाले जाते हैं और इसका जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट का उपयोग किस तरीके से न्यूमेरिकल्स के अंदर किया जाता है और आपके प्रैक्टिकल वाइवा में किस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं, उन सब की अपन आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना विभवमापी के द्वारा। तो इसके लिए आपको एक परिपथ तैयार करना होगा। देखिए, अगर आप लोग इस डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 50% आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो AB आपको नज़र आ रहा है ये मेरा विभवमापी का वही 10 मीटर लंबा तार है जो मैग्नीन का, यूरेका का या फिर कांस्टेंट टन का बना हो सकता है। यही इसी पदार्थों का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है और ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा है वो होता हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन उसकी संख्यात्मक वैल्यू है वो बहुत अल्प होती है। यानी लंबे समय तक धारा बहने पर भी इसके प्रतिरोध में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसी वजह से इन तीनों पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका वही 10 मीटर लंबा तार है। ए पॉइंट के ऊपर आप जानते हैं कि प्राथमिक परिपथ अपने को बनाना है, उसके बाद में एक द्वितीयक परिपथ बनाना है। जितने भी इसके अनुप्रयोग हैं सब में आपको इसके परिपथ की कहानी सबसे पहले लिखनी होगी। तो विभवमापी के तार के ए बिंदु पर एक अपन सेल जोड़ते हैं जिसे अपन प्राथमिक परिपथ का सेल कहेंगे, जिसका विद्युत वाहक बल अपन EP कहेंगे। और इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वही आपको पॉइंट ए पर कनेक्ट करना है। अच्छे तरीके से आप इस परिपथ को समझ लीजिए। उसका जो नेगेटिव पॉइंट है उसके ऊपर एक कुंजी जोड़ी जाएगी, कोई स्विच जोड़ा जाएगा। उसके बाद में उसके आगे एक धारा नियंत्रक जोड़ा जाएगा। 3 ही चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करनी है और धारा नियंत्रक का जो दूसरा सिरा है वो अपन B पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अपना जो प्राथमिक परिपथ है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो कुंजी है वो आपकी खुली हुई रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको द्वितीयक परिपथ और डिजाइन करना है। तो द्वितीयक परिपथ में आपको एक सेल लेना है, जिस सेल का आप आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने जा रहे हैं वही सेल आपको यहाँ पे लेना है।
और उसके लिए आपको परिपथ किस तरीके से बनाना है कि उस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आप पॉइंट ए पे कनेक्ट कर दीजिए और उस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप एक धारामापी के साथ जोड़ के और आगे विसर्पी कुंजी जोड़ दीजिए। 3 चीज़ें आपको जोड़नी है द्वितीयक परिपथ में। एक बैटरी जोड़नी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपको कैलकुलेट करना है, वही वाला सेल जोड़ना है। उसके बाद में एक धारामापी जोड़ना है और एक विसर्पी कुंजी जोड़ना है। उसके बाद वो जो सेल है उसके समांतर क्रम में आपको 2 चीज़ें जोड़नी है। एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ना है और उस प्रतिरोध बॉक्स को अगर आप काम में लेना चाहते हैं तो उसके साथ में जो लगा हुआ स्विच है उसको ऑन कर दीजिए और अगर आप उसको यूज़ नहीं लेना चाहते हैं तो उस स्विच को ऑफ कर दीजिए। तो इसके लिए आपको इस प्रतिरोध बॉक्स के साथ में एक स्विच भी कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको ये आपका द्वितीयक परिपथ तैयार हो जाता है। तो दोनों परिपथों की जो बनावट है वो आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखनी है, शॉर्ट में लिखनी है, लेकिन हर एक बात है वो कनेक्ट होनी चाहिए। यानी अपन इसकी बनावट के बारे में लिखेंगे। दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो इसकी क्रिया विधि आएगी और क्रिया विधि के साथ साथ अपन सिद्धांत का जो फॉर्मूला अपना रिजल्ट आएगा उसको अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस परिपथ के बनावट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों ने डायग्राम अच्छे तरीके से, आपको इसको रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है। आफ्टर दैट आप इसको समझ करके लिखें। एक बार जो मैं यहाँ पे इसकी कहानी, इसकी बनावट लिखूंगा वो आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद में इस रफ डायग्राम को आप 2-3 बार अपने रफ कॉपी में बनाइए और फिर खुद आप अपने शब्दों का प्रयोग करके उसकी लैंग्वेज लिखिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इसकी बनावट है वो मेरे शब्दों में लिख करके बता देता हूँ। मैं वही शब्द यूज़ करूँगा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय यहाँ पे समझाए हैं। तो अपन ने इसकी बनावट के बारे में लिखा है कि विभवमापी के तार के बिंदु ए पर, विभवमापी के तार का जो पहला सिरा ए है उस पर सेल जिसका विद्युत वाहक बल EP है, प्राथमिक परिपथ में जोड़ा जाने वाला सेल जिसका विद्युत वाहक बल EP है उसका धनाग्र जोड़ते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं। उसके बाद में कुंजी K1 एवं धारा नियंत्रक RH जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। प्राइमरी सर्किट के अंदर आपको एक बैटरी जोड़नी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट A पर जोड़ना है। उसके बाद में एक कुंजी जिसका नाम K1 है और एक धारा नियंत्रक RH जोड़ करके प्राथमिक सर्किट है उसको अपन पूर्ण करते हैं। उसके बाद में दूसरे परिपथ की बात करते हैं। अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध, मतलब जिसका आंतरिक प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध का प्राथमिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है, उसका का धनाग्र बिंदु A से एवं ऋणाग्र जो है, नेगेटिव टर्मिनल है एवं ऋणाग्र है, वो धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ते हैं। ऋणाग्र है वो धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इतनी कहानी होगी। लेकिन इसके साथ में आपका जो सेकेंडरी सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो द्वितीयक परिपथ में और क्या करते हैं, ये जो सेल है इस सेल के समांतर क्रम में, पैरेलल में, समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स RB एवं कुंजी K2 जोड़ते हैं। ये कुंजी K2 जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो विभवमापी का जो अनुप्रयोग के लिए आवश्यक परिपथ है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। प्रैक्टिकल में एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे लैब में जाकर के बिल्कुल भी विचलित हो जाते हैं, उनको अता पता ही नहीं रहता कि मुझे करना क्या है। जबकि जितने भी प्रैक्टिकल आप लोगों के एग्ज़ाम में हैं, सिलेबस में हैं, वो हर एक प्रैक्टिकल आपकी थ्योरी में भी है। तो थ्योरी में आप इनका सिद्धांत, इसकी बनावट, इनकी कार्यप्रणाली, हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो बार बार आप लोगों को इसको रिवाइज करके अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए ताकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान आप एग्जामिनर के सामने अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सपोज कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली की। तो इसमें अपने को करना क्या होता है। तो पहले कार्य प्रणाली मैं लिखने की बजाय आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि अपने को करना क्या है। चलिए देखिए, पिछले चैप्टर में एक तो आंतरिक प्रतिरोध की बात आई, वो डेफिनेशन और उसको आपने अच्छे तरीके से समझा है। उसके साथ में आपने सेल के बारे में 2 और चीज़ें समझी हैं।
एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और एक सेल की जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो क्या होती है। दोनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं कि सर सेल जब परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ होता है, यानी जब सेल की वजह से परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है, उस समय उस सेल के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो उसका ईएमएफ कहलाता है। और यदि सेल की वजह से किसी परिपथ में धारा बह रही हो, उस समय यदि अपन सेल के सिरों के बीच का विभवांतर कैलकुलेट कर लें तो उसे अपन सेल की टर्मिनल वोल्टता कहेंगे। दोनों परिभाषाएं, दोनों टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो उन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ये जो यूनिट है उसमें आपको पहले चैप्टर 5 और आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 6 पढ़ना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये आपका प्राथमिक परिपथ का और ये सेकेंडरी परिपथ का जो चित्र है, इन दोनों में ये जो स्विच हैं वो आपके खुले हुए रहेंगे। तो आपको सबसे पहले कुंजी K1 है उसको ऑन करना है। तो जैसे ही आप कुंजी K1 ऑन करेंगे, अभी आपकी विसर्पी कुंजी भी इसके ऊपर टच नहीं है, साइड में रखी हुई है, और कुंजी K2 है वो भी खुली हुई है। तो जैसे ही आप कुंजी K1 ऑन करेंगे, इस पहले परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो सब अपन विभव मापी के सिद्धांत में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब मेरी ये कुंजी K2 ओपन है और उस समय मैं क्या करता हूं कि इस विसर्पी कुंजी को इस तार के ऊपर कहीं रख करके इस धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेता हूं। तो जैसे ही अविक्षेप की स्थिति आएगी, साथ साथ आपको मैं मैथमेटिकल पोर्शन है वो भी यहाँ पे रफ में समझाता जाता हूँ, बाद में अपन इनको नोट्स के रूप में अच्छे तरीके से लिख लेंगे। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे अविक्षेप की स्थिति आएगी, तो उस अविक्षेप की स्थिति का मतलब क्या है कि इस वाले सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, नीचे वाले सर्किट का स्विच खुला हुआ है। इसका मतलब इस सेल के अंदर से भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जब सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब इस सेल का जितना विद्युत वाहक बल है उतना का उतना विभवांतर है वो यहाँ पे आ रहा है, तभी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए संतुलन लंबाई का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा E = x, इसकी विभव प्रवणता है, और L1 इसकी संतुलन लंबाई है। वो अपन इस विसर्पी कुंजी को अलग अलग जगह रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही आपके पास अविक्षेप की स्थिति आएगी, उस लंबाई को अपन नोट कर लेंगे और विभव मापी का जो सिद्धांत है उसका उपयोग करके ये इक्वेशन नंबर अपन 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको इस प्राथमिक परिपथ को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, टच भी नहीं करना है, और आपको क्या करना है कि इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध कैपिटल R जिसकी वैल्यू 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम कुछ भी हो सकती है, वो आप इसके अंदर अप्लाई कर देंगे, यानी 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे लगा देंगे। अब प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध को अप्लाई कैसे किया जाता है उसके लिए अपने प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रतिरोध बॉक्स के वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स के बारे में और धारा नियंत्रक को किस तरीके से यूज़ लिया जाता है, क्या इनके पीछे सिद्धांत होता है, हर एक बात को अच्छे तरीके से वहाँ पे समझा रखा है। तो यहाँ पे अपन 1 ओम का प्रतिरोध अप्लाई कर देंगे और अब इस कुंजी K2 को अपन ऑन कर देंगे। मैं इसका डायग्राम भी इसके साथ लिख देता हूँ। तो जैसे ही कुंजी K2 को मैं ऑन करूँगा तो इस सेल को एक परिपथ मिल जाता है, और इस सेल को जब परिपथ मिलेगा तो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के एक विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही इस सेल की वजह से परिपथ में विद्युत धारा बहनी शुरू हो गई, इसका मतलब अब आप यदि इस सेल के सिरों का विभवांतर नापते हैं, इसके सिरों के बीच का विभवांतर नापते हैं, तो वो इसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा में आपने समझा है। तो मैं कह देता हूं कि इसकी जो टर्मिनल वोल्टता है वो V है। ठीक है, अब टर्मिनल वोल्टता है कितनी उसका पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें से आपने 1 ओम का प्रतिरोध निकाल रखा है, कुंजी K2 को ऑन कर रखा है, इस परिपथ में विद्युत धारा बह रही है, इस समय इसके सिरों पर विभवांतर कितना है वो इसकी टर्मिनल वोल्टता है। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए वापस आपको इस विसर्पी कुंजी को इस विभव मापी के 10 मीटर के तार के ऊपर अलग अलग जगह रखना है और वही अविक्षेप की स्थिति आपको कैलकुलेट कर लेनी है।
ये जो अविक्षेप की स्थिति है वो पहले वाली अविक्षेप की स्थिति से 100% डिफरेंट आएगी, अलग आएगी। जब आप इस प्रयोग को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर वो वाली जो संतुलन की स्थिति है वो पहले वाली से ज़्यादा आएगी या कम आएगी। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि वो अविक्षेप की स्थिति आपके पास आ जाती है, वो आप अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करके उसकी संतुलन लंबाई को कैलकुलेट कर लेते हैं और वापस विभवमापी का जब आप सिद्धांत अप्लाई करेंगे तो ये v = x और इसकी संतुलन लंबाई को अपन L2 कह देंगे। ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार तो क्या करना है, कुंजी K2 को ओपन रख करके अविक्षेप की स्थिति लेनी है। दूसरी बार इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई 1 ओम का 2 ओम का प्रतिरोध निकाल करके कुंजी K2 को ऑन करके उसके बाद अविक्षेप की स्थिति लेनी है। तो पहली जो अविक्षेप की स्थिति है वो इसके विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करेगी और दूसरी अविक्षेप की स्थिति है वो इसकी टर्मिनल वोल्टता को कैलकुलेट करेगी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि सर जैसे ही K2 को आपने ऑन किया तो इस परिपथ में एक विद्युत धारा बह रही है, उसकी वैल्यू अपन लिख लेते हैं I। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल आपके पास आ गया, इस सेल की टर्मिनल वोल्टता आपके पास आ गई, इस प्रतिरोध बॉक्स की वैल्यू आपके पास है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपन मान लेते हैं स्मॉल r है। तो आपने पिछले चैप्टर के अंदर जब टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल पढ़ा था तब आपने कहा था कि सर जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो होता है V = E- करंट की वैल्यू इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर सेल के टॉपिक में पढ़ा है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना, जैसा कि मेरा उद्देश्य है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो इस इक्वेशन के द्वारा मैं आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला डिजाइन कर लेता हूं। तो इसको मैं ले जाऊंगा दूसरी तरफ, V को ले आऊंगा इधर, तो मेरे पास IR = हो जाएगा E- V और मेरे को R कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा E- V/I। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाती है। तो अब आप कहेंगे कि सर E की जगह ये वैल्यू रख दें, V की जगह ये वैल्यू रख दें। बिल्कुल, लेकिन सर करंट की वैल्यू तो अपने पास आई नहीं, क्योंकि अपन ने इसमें कोई एमीटर तो जोड़ ही नहीं रखा। अगर एमीटर जुड़ा हुआ होता तो जरूर आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते, लेकिन सिंपल आप ओम के नियम से जानते हो कि सर V = IR होता है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, जितना इसके सिरों के ऊपर विभवांतर है जो इसकी टर्मिनल वोल्टता है, तो ये दोनों प्रतिरोध बॉक्स और ये सेल दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जितनी इसकी टर्मिनल वोल्टता जिसे आपने V कहा है वो ही इसके सिरों के बीच में विभवांतर होगा और इसके सिरों के बीच में विभवांतर ओम के नियम से आप कैलकुलेट कर सकते हो V = IR। तो यहाँ से आप I की वैल्यू निकाल लें तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सर V/R। ठीक है, जब आपके पास ये R वैल्यू आ गई तो अब आप इन तीनों की जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले में रख दीजिए। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो R = क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा E की जगह XL1 माइनस इसकी जगह XL2 अपॉन I की जगह लिखूंगा मैं V और अपॉन का R है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे मुझे V लिखना है तो ये हो जाएगा XL2। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऊपर से x कॉमन ले लूँगा और नीचे वाले x से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी L1 - L2 अपॉन L2 इंटू R। ठीक है, L1 पहली स्थिति की संतुलन लंबाई, L2 दूसरी स्थिति की संतुलन लंबाई जब प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ था, बटा में L2 इंटू आपने प्रतिरोध बॉक्स में से जो प्रतिरोध निकाला था उसकी वैल्यू। तो ये आप लोगों को एक रीडिंग ले लेनी है। उसके बाद में वापस प्राथमिक परिपथ में कोई चेंजेस नहीं करना है। ये रीडिंग आप लोगों की हर स्थिति के लिए सेम हो जाएगी। अब आपसे एग्जामिनर ये कह सकता है कि बेटा मेरे को तो संतुलन लंबाई L1 नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ दूसरी वैल्यू चाहिए। तो आप दूसरी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि बेटा जब आप इस प्रतिरोध इस धारा नियंत्रक के अंदर वैल्यू में परिवर्तन कर देंगे तो डेफिनेटली इसकी संतुलन लंबाई भी बदल जाएगी। तो एक केस के लिए जब आप L1 और L2 एक स्थिति के लिए नाप रहे हों तब आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जब आपकी ये एक रीडिंग आ गई, अब आप इस धारा नियंत्रक की स्थिति बदल करके वापस
L1 संतुलन लंबाई कैलकुलेट करेंगे, यानी पहली स्थिति के लिए संतुलन लंबाई लेंगे जो कि इससे कुछ डिफरेंट आएगी, और दूसरी बार आप इसको स्विच को ऑन करेंगे इस प्रतिरोध बॉक्स में से। जैसे पिछली बार यदि आपने 1 ओम निकाला हुआ था तो अब आप 2 ओम निकाल सकते हैं, 3 ओम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से परिवर्तन करके अलग अलग बहुत सारे रीडिंग अपने को प्रैक्टिकल में लेनी होती हैं और आफ्टर दैट अपने पास रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से अपन इन सब की वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपना बेसिकली सिद्धांत रहता है। ये बात आप लोगों को रफ में समझ में आ गई होगी। अब इसी को मैं नोट्स के रूप में नीचे लिख लेता हूँ। एक बार मैं स्क्रीन को पॉज करके पहले इसको लिखता हूँ और आफ्टर दैट आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। चलिए, इतना क्लियर है, चलते हैं आगे। तो इसकी कार्य विधि में अपन ने लिखा है कि सर्वप्रथम जो कुंजी आपकी K1 है उसको ऑन कर सेल E को खुले परिपथ में रखते हुए, सेल E यानी दूसरे परिपथ में जुड़ा हुआ जो सेल है उसको अपन सेल E कह रहे हैं, और उसको खुले परिपथ में रखने का मतलब है कि कुंजी K2 है वो आपकी ओपन है। तो सेल E को खुले परिपथ में रखते हुए, जब सेल खुले परिपथ में होगा उस समय यदि आप उसके सिरों पर विभवांतर कैलकुलेट करेंगे तो वो डेफिनेटली उसका विद्युत वाहक बल ही होगा। तो सेल E को खुले परिपथ में रखते हुए इसके विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। इतना करके आप ये इक्वेशन नंबर 1 है वो यहाँ पर भी इसके साथ भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। आप समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब अगली लाइन में, अब प्राथमिक परिपथ को नियत रखते हुए, यानी कि अब आपको प्राथमिक परिपथ में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करना है, बिल्कुल उसको स्थिर रख देना है। उसके बाद जो आपकी कुंजी K2 है उसको ऑन करना है और उस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध R आपको लगाना है। तो प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध R लगाकर सेल की टर्मिनल वोल्टता, अब सेल की टर्मिनल वोल्टता कैसे होगी? जैसे आप कुंजी K2 को ऑन करेंगे तो प्रतिरोध बॉक्स से होकर के कोई विद्युत धारा I प्रवाहित होगी, और जब सेल की वजह से धारा प्रवाहित होती है उस समय जो सिरों का विभवांतर है उसे अपन टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो लगाकर टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करते हैं, और उसके लिए संतुलन लंबाई जब L2 आ जाएगी तो इस प्रकार विभव मापी के सिद्धांत से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस प्रकार विभव मापी के सिद्धांत से, तो टर्मिनल वोल्टता की इक्वेशन क्या आ जाएगी? V = XL2। तो अब आप लोग टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध जानते हैं, वो संबंध लगाना है। मुझे स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन को उसी रूप में चेंज कर लेंगे, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो E - V/I हो जाएगा। और अब आप लिख सकते हैं, चलिए मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चलता हूँ, इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को लेकर के चलूँगा और I की जगह ओम का नियम लगाऊंगा। तो I की जगह ओम के नियम से V/R हो जाएगा, अपॉन का R इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इसकी जगह V रह जाएगा। उसके बाद में मैं कह दूंगा समीकरण नंबर 1 और 2 का उपयोग करके या मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ओम के नियम से आ जाता है I = V/R। ये I की वैल्यू अपन पिछले स्मॉल r के फॉर्मूले में रखेंगे तो बटा का R ऊपर चला जाएगा। समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे तो XL1 - XL2/XL2, X विभव प्रवणता कॉमन आ जाएगी, एक दूसरे से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आपके पास फाइनल परिणामी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे आपने कक्षा 11 में भी प्रैक्टिकल लिखे होंगे अपने नोट्स में, अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर, तो अपन अक्सर क्या करते हैं कि जो लास्ट में बहुत सारी रीडिंग आती हैं, जैसे इसकी एक रीडिंग आपने ले ली, फिर आप धारा नियंत्रक को अलग अलग चेंज करके बहुत सारी अलग अलग रीडिंगें ले लेंगे, तो आपके पास इस R की बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी और अंत में अपन क्या करते हैं कि उन सब की एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रयोग में आपको एवरेज वैल्यू नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू ये बताती है कि ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जो कि फिक्स वैल्यू है, लेकिन सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा के ऊपर डिपेंड करता है। यदि परिपथ में बहने वाली धाराएं अलग अलग हैं तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। तो अपन क्या करेंगे कि प्रयोग के अंत में इनकी एवरेज वैल्यू नहीं लेंगे और जब परिणाम लिखेंगे तो अपन लिखेंगे कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है
वो कम से कम वैल्यू जो आपके पास आई है वो लिखना है। यहाँ इतने ओम से लेकर के इतने ओम तक प्राप्त हुई। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बेटा सब प्रैक्टिकल के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर आप लोगों ने एवरेज लिखी है, इसमें एवरेज वैल्यू क्यों नहीं लिखी? तब आपको बताना होता है कि सर एवरेज वैल्यू का मतलब फिक्स वैल्यू हो जाती है, लेकिन इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जो इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए अपन इनकी एवरेज वैल्यू नहीं लेते हैं। तो इसके साथ ही आप लोगों का ये एक्सपेरिमेंट है वो क्लियर हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से 2-3 बार वीडियो को देख करके पॉज करते हुए अपने नोट्स बनाने हैं। अब अपन इसके ऊपर डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 7 है जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। देखिए पढ़ते हैं इसको। एक विभव मापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर है और उस पूरे तार का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है, इसको 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी प्राथमिक परिपथ में जो लगा हुआ सेल है उसका विद्युत वाहक बल और उसका आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखा है। एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है। पहली वाली जो संतुलन लंबाई है वो आपको 5 मीटर प्राप्त होती है जब ये सेल खुले परिपथ में है, और जब सेल में से 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी टर्मिनल वोल्टता के लिए जो संतुलन लंबाई है दूसरी स्थिति में, ये L2 की बात आ रही है, तो L1 आपके पास 5 मीटर है, L2 कितना आएगा? अभी अपन ने बात भी करी थी कि आपको पता लग जाएगा कि L2 है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। अच्छा, पहले वाली जो संतुलन लंबाई है वो आप लोगों के विद्युत वाहक बल के लिए है, तो V इज इक्वल्स टू XL होता है, यानी जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो विद्युत वाहक बल है वो तो डेफिनेटली टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा ही होगा। क्लियर है? तो जब टर्मिनल वोल्टता कम है तो उसके लिए संतुलन लंबाई कम होगी, विद्युत वाहक बल वैल्यू ज़्यादा होती है तो संतुलन लंबाई ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, यानी कि L1 की वैल्यू निश्चित रूप से L2 से हमेशा अधिक ही रहेगी। तो L2 की वैल्यू आपको 4 मीटर दे रखी है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया है। ठीक है, सोल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। कैसे? क्योंकि डायरेक्टली आपने फॉर्मूला पढ़ा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का कि L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर L1 L2 तो है हमारे पास, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है, ये R क्या है? सर ये R दे रखा है ना हमें 10 ओम। बेटा वो 10 ओम आपको पूरे तार का प्रतिरोध दे रखा है, और ये जो R होता है वो उस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध है, जिसकी चर्चा इस पूरे सवाल में कहीं पर भी नहीं कर रखी है, इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पहले R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आप R की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सर क्यों ना इससे पहले वाली स्टेप यूज कर लें। इससे पहले वाली स्टेप का मतलब क्या है कि सर R की जगह वैल्यू आई थी E माइनस वी अपॉन आई, और सर E की जगह लिख सकते हैं XL1 और V की जगह लिख सकते हैं XL2 अपॉन में I की वैल्यू तो हमें दे रखी है। बहुत बढ़िया, ये बात आप अप्लाई कर सकते हो, आपको इस R की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसमें से आप X को कॉमन ले लीजिए, L1 माइनस L2 आ जाएगा और बट्टा में आपके पास I आ जाएगी। तो L1 L2 की वैल्यू है, I की वैल्यू भी है, लेकिन अब स्मॉल r निकालने के लिए आपके सामने दिक्कत आ रही है, इस X की वैल्यू की, विभव प्रवणता की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और ये आपको सवाल में नहीं दे रखी है। लेकिन सर विभव प्रवणता तो हमने अच्छे से पढ़ी है, विभव मापी के वीडियो में विभव प्रवणता तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। कैसे पढ़ी है? सर विभव प्रवणता X का मतलब होता है एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान, यही तो होता है। X का मतलब क्या होता है कि सर प्राथमिक परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा है, प्राथमिक परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा है, I की जो वैल्यू है, प्राथमिक परिपथ की बात कर रहा हूँ, ये I नहीं है, प्राथमिक परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा है
उसको यदि हम पूरे तार के प्रतिरोध से गुणा कर दें, पूरे तार के प्रतिरोध से, तो ये उस पूरे तार का विभव पतन हो जाएगा। और उसमें जब अपन लंबाई का भाग लगा दें तो एकांक लंबाई का विभव पतन हो जाएगा और ये उसकी प्रवणता कहलाती है। लेकिन सर आर का मतलब तार का प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है हमें, एल तार की लंबाई 10 मीटर दे रखा है हमें, लेकिन वापस दिक्कत आती है कि सर ये प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा कैसे निकालेंगे। तो भैया प्राथमिक परिपथ यही तो था, ये आपका ए बी वायर है, यहाँ पे आपने एक सेल लगा रखा है, यहाँ कुंजी लगा रखी है और यहाँ धारा नियंत्रक लगा रखा है, यही तो है। और धारा नियंत्रक की तो कहीं चर्चा ही नहीं कर रहा पूरे सेल परिपथ में, पूरे सवाल के अंदर। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0 है और इसके आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू स्मॉल आर दे रखी है और इस पूरे तार की वैल्यू कैपिटल आर दे रखी है। और ये जो प्राथमिक परिपथ का सेल है इसका विद्युत वाहक बल भी आपको दे रखा है। तो अब आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि इस प्राथमिक परिपथ में कितनी धारा बहेगी। इस प्राथमिक परिपथ में जो जाने वाली करंट होगी, आई की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी सर जितना इसका विद्युत वाहक बल है बटा में इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध। और पूरे परिपथ में 2 ही प्रतिरोध हैं, एक इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध और एक तार का प्रतिरोध। तो इसे मैं आर प्लस कैपिटल आर कह दूंगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आई की। आप विभव प्रवणता के टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं इस बात को। तो अब आप इस x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। तो x की जगह क्या हो जाएगा सर, ई पी अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू में आर अपॉन एल। ये आप x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लीजिए और उसको आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस सवाल को सोल्व करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं x का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सर x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी आपने बताया है ई पी अपॉन आर प्लस आर इंटू में आर अपॉन एल। तो ये वैल्यू रख लेता हूँ। ई पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको इसमें सर, 2 वोल्ट दे रखी है। आपको आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। पूरे तार का प्रतिरोध सर 10 ओम है, इंटू में 10 बट्टा में इसकी लंबाई 10। तो 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास बचेगा 2/12, यानी 1/6 लिख दूंगा मैं x की वैल्यू। और x क्या है, विभव प्रवणता, जिसका मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर। ये x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो आफ्टर दैट आप यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। और स्मॉल r की वैल्यू निकालते समय आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, अभी अपने बात करी है कि x इंटू L1 माइनस L2 अपॉन में I लगा देना है। तो x की वैल्यू तो आपके पास 1/6 आ गई, L1 की वैल्यू 5 है, L2 की वैल्यू 4 है और बटा में I की वैल्यू, I का मतलब है उसमें बहने वाला करंट जो कि 0.1 है। तो सॉल्व कर लीजिए, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 हो गया और ये 6 है, ये 0.1 है, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 5/3 और इसका भाग लगा दीजिए तो 1 हो गया, उसके बाद में 0, तो ये 6 18 और ये 6 हो जाएगा। तो 1.66 की वैल्यू आ जाएगी। और निकाल क्या रहे हैं आप, आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका मात्रक क्या लग जाएगा, ओम लग जाएगा। और यदि आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना चाहें तो राउंड ऑफ कर दीजिए तो 1.7 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन निकालना है। ये क्वेश्चन दिखने में इजी हैं बट फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा विभव मापी का जो एक अनुप्रयोग है, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये आपका प्रैक्टिकल सेशन में भी चलना है, इसलिए आप इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे करके और अच्छे तरीके से इसे क्लियर करिएगा। अक्सर क्या होता है कि बच्चे प्रैक्टिकल परीक्षा के अंदर नकल करते हुए नज़र आते हैं और उस समय बहुत दुख होता है। 95% जिसके 10th में हैं वो बच्चे भी प्रैक्टिकल परीक्षा के अंदर नकल करते हुए नज़र आते हैं। बहुत बुरा लगता है, बहुत भद्दा लगता है। अपने को अपनी जो फिजिक्स है, अपनी जो साइंस है, उसको चेंज करना है, उसका ट्रेंड है उसको चेंज करना है। इसलिए फंडामेंटल आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसमें किसी भी टॉपिक में आपको 1% यदि कोई डाउट है तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं, जो आप लोगों को सबको पता है, उनके ऊपर आप
अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।